हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशदीप मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक का ही एक टाइप है। ऑलरेडी मैंने शॉक के काफ़ी वीडियोस कवर कर दी हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है? देखो, एनाफाइलैक्टिक शॉक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंडर। ये एक कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसके अंदर 3 शॉक आते हैं: एनाफाइलैक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाफाइलैक्टिक शॉक को। नाउ शॉक क्या होता है? सबसे पहले देखो, शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए क्योंकि इसमें इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो जाता है। मींस हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है या फिर फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है इंट्रावेस्कुलर सिस्टम में, मींस वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके थ्रू हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन मिलता है, ब्लड फ्लो के कारण मिलता है, या फिर आप बोल दीजिए कि फ्लूइड के कारण जो हमारे वेसल्स में बह रहा है। लेकिन शॉक की कंडीशन में क्या हो जाता है? या तो सीवियर ब्लड लॉस के कारण या फिर सीवियर फ्लूइड लॉस के कारण हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो इनएडिक्वेट हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम इनएडिक्वेट हो जाता है, मींस वो इतना काफी नहीं होता कि जो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन दे सके। तो इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि धीरे धीरे जब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो टिश्यूज की डेथ हो जाएगी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉक में काफी सारे टाइप्स आते हैं: कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो ऑलरेडी मैंने बाकी के 3 शॉक एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को डिस्कस करेंगे एंड उसके भी फर्दर 3 टाइप्स है जिसमें हम एनाफाइलैक्टिक शॉक को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अकर्स व्हेन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज लॉस्ट। देखो, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो हमारी वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो करता है और वहां पर एक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है। तो ब्लड का एक पर्टिकुलर प्रेशर है वेसल्स में जिसके कारण हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलती है। कई बार क्या होता है, मैसिव वेजोडाइलेशन हो जाती है। तो वो केसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैसिव वेजोडाइलेशन मींस जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाती हैं। जब वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगी तो उनमें क्या होगा, जो ब्लड का जो प्रेशर है वो नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी, वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी लो हो जाएगा। तो क्या होगा कि क्या हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचेगी? देखो, एक तो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई है जो कि कॉर्नरी सप्लाई। तो कॉर्नरी सप्लाई इज अ सेपरेट थिंग। एक हार्ट का क्या है, हार्ट के अंदर ब्लड आता है तब आगे ब्लड पंप होता है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना हमारी पूरी बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो हार्ट के पास भी वीनस रिटर्न आता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम में। तो इसको क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न, कि हार्ट में कितना ब्लड आया, जितना ब्लड आएगा उतना ही आगे पंप होगा। तो जो वीनस रिटर्न है वो लो हो जाएगा। देखो, अगर ब्लड वेसल्स में, चाहे वो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, अगर उसमें ब्लड प्रेशर लो हो गया तो ब्लड का जो रिटर्न होना है हार्ट में, जो वीनस रिटर्न है, वो ब्लड भी हार्ट में नहीं आएगा और देन आगे ब्लड पंप नहीं होगा। तो सिंपली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड ही नहीं है, वेजोडाइलेशन के कारण ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत कम हो गया है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मैसिव वेजोडाइलेशन हो जाती है ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन, जिसके कारण जो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, वो नहीं हो पाता। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में 3 टाइप्स आते हैं: एनाफाइलैक्टिक, जो कि किसी एलर्जी के कारण होता है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे; सेप्टिक, जो कि इन्फेक्शन के कारण हो सकता है; न्यूरोजेनिक शॉक कोई नर्वस सिस्टम में इंपेयरमेंट के कारण होता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है? देखो, एनाफाइलैक्टिक मींस एनाफाइलैक्सिस के कारण शॉक की कंडीशन अराइज होती है। और एनाफाइलैक्सिस हमारी बॉडी में कब होगा? जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ऑफ कोर्स जो भी शॉक के टाइप्स होते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लेकिन पर्टिकुलरली जो एनाफाइलैक्टिक शॉक है ये एकदम से रैपिड इसका इफेक्ट होता है बॉडी पर और जल्दी से पर्सन की डेथ हो सकती है अगर हमने रैपिडली या फिर फास्ट एक्ट नहीं किया। तो अगर हमने क्विकली एक्ट नहीं किया तो पर्सन की डेथ हो सकती है, इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इट अकर्स ड्यू टू द एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखो, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर हो जाता है। एलर्जन कोई भी हो सकता है,
जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोई फूड सब्सटेंस हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि एलर्जी कोज कर सकता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है। तो उससे क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, दैट इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो जाती है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी टाइप 1 होगी हमारी बॉडी में। सो एनाफिलैक्टिक शॉक में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, या फिर आप सिंपली कह लीजिए कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है उस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए फ्रॉम एन एलर्जन एंड प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टमिक वेजोडाइलेशन। और अल्टीमेटली क्या होता है, इस एलर्जन के कारण बॉडी में क्या हो जाता है, सीवियर वेजोडाइलेशन। सीवियर वेजोडाइलेशन मीन्स जो वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर सीवियर लो होगा तो वीनस रिटर्न लो हो जाएगा, हमारे टिश्यूज को ब्लड नहीं पहुंचेगा। एंड रिलेटिव हाइपोवोलीमिया, और ऑफ कोर्स हमारे जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीवियर वेजोडाइलेशन। Now anaphylaxis occurs after re-exposure to that antigen. Now ये जो टाइप 1 hypersensitivity reaction है, ये जो एलर्जन है, कोई भी पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर एलर्जन से उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, तो जब फर्स्ट टाइम वो पर्सन उस एलर्जन से एक्सपोज होगा तो उसकी बॉडी में कुछ नहीं होगा मोस्टली। तो ये दो टाइप के होते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक, जिसमें फर्स्ट टाइम अगर पर्सन उस एलर्जन से एक्सपोज होता है तो उसकी बॉडी में अभी उस टाइम पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि मेडिसिन होगी, पेनिसिलिन हो गया, कोई कॉन्ट्रास्ट डाई से किसी को एलर्जी होती है तो वो इमीडिएट रिएक्शन शो करते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पर्सन सेकेंड टाइम रिएक्शन शो करेगा, फर्स्ट टाइम भी पर्सन रिएक्शन शो करता है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एनाफिलैक्टिक शॉक में फर्स्ट टाइम एलर्जन से जब भी एक्सपोज होता है पर्सन तो फर्स्ट टाइम कोई भी एक्सपोजर रिएक्शन नहीं होती, लेकिन सेकेंड टाइम जैसे ही एलर्जन एंटर होता है बॉडी में तो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार रहती हैं उसको अटैक करने के लिए। एंड सेकेंड टाइम एलर्जन जो है जब भी बॉडी में एंटर होगा तो एनाफिलैक्टिक शॉक या फिर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन बॉडी में शो होगी। अब ये एनाफाइलैक्सिस का प्रोसेस कैसे होता है इसको समझते हैं। सो सपोज दिस इज एलर्जन। अब ये जो एलर्जन है ये फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर हुआ। जब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं उन्होंने इसको क्या समझा, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको क्या समझा, एज अ फॉरेन बॉडी समझा, और ऐसा समझा कि ये हमारी बॉडी के लिए एक थ्रेट है। अब ये जब फर्स्ट टाइम एंटर हुआ तब तो बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट बॉडी में IgE एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो ये क्या है, IgE एंटीबॉडीज। ये IgE एंटीबॉडीज ये मास्ट सेल से बाउंड होती हैं, मास्ट सेल से। ये मास्ट सेल्स क्या हैं, ये एक तरह के ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs के टाइप, ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर होगा, अब ये एंटीजन जाना पहचाना लग रहा है बॉडी को, जैसे ये एंटीजन IgE एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आता है तो ये एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर ये जो इम्यून सिस्टम है ये ट्रिगर हो गया है। इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होने से ये जो मास्ट सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ इसकी डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये मास्ट सेल क्या है, ये देखो ये ऑलरेडी सेंसिटाइज है क्योंकि इनसे IgE एंटीबॉडीज जो है बाउंड है, तो ये ऑलरेडी सेंसिटाइज है, ऑलरेडी ये प्रिपेयर हैं अब एंटीजन के लिए। तो यहाँ पे डीग्रेनुलेशन स्टार्ट होती है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। अब किसका रिलीज होता है, इंफ्लामेटरी मार्कर्स का रिलीज होता है बॉडी में। तो इंफ्लामेटरी मार्कर्स कौन से होते हैं, इंफ्लामेटरी मार्कर्स जैसे कि हिस्टामिन। तो मेन इंफ्लामेटरी मार्कर्स क्या है, हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन्स हैं। तो ये सभी इंफ्लामेटरी मार्कर्स के रिलीज होने की वजह से एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन कोज होता है। ये इंफ्लामेटरी जो मार्कर्स है ये क्या क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये सीवियर वेजोडाइलेशन करते हैं। सीवियर वेजोडाइलेशन ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसको बहुत ज्यादा डायलेट कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर सीवियरली लो हो जाता है, वीनस रिटर्न लो हो जाता है, जो हार्ट में जो ब्लड जाना है वो भी लो हो जाएगा, ठीक है। और वेजोडाइलेशन होने से क्या होता है, देखो हाइपोटेंशन जब होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा तो हार्ट क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। अब हार्ट पूरी कोशिश करेगा हमारे सिस्टम को ब्लड देने की, तो हार्ट अपना हार्ट रेट इंक्रीज कर लेगा ताकि ब्लड
ज्यादा जा सके, जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार ब्लड पंप होगा, तो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। बॉडी में क्या दिखेगा, रैशेस देखने को मिलेंगे जिसको क्या बोलते हैं, हाइव्स। तो एक रैशेस, बम्पी रैशेस बॉडी में होंगे, हाइव्स होगी, इचिंग बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये हिस्टामिन क्या करते हैं, ये कैपिलरी परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, मींस जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, अब ये फ्लूइड ब्लड वेसल से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपिलरीज से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये फ्लूइड कैपिलरी से लीक होना स्टार्ट हो जाता है तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जब ये फ्लूइड आ गया, जिसको थर्ड स्पेसिंग भी बोलते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, एंजियोएडीमा होता है। एंजियोएडीमा मीन स्किन के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी या फिर एडीमा देखने को मिलेगा, जैसे कि आईज के अराउंड स्वेलिंग होगी, ठीक है, लिप्स के अराउंड स्वेलिंग होगी, और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, थ्रोट है, एयरवेज है, उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। जब एयरवेज स्वॉलन हो जाएंगे तो वो नैरो हो जाएंगे, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी। और ये हिस्टामिन्स क्या करते हैं, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स जो कि हमारे एयरवेज हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, नैरो करते हैं, तो उसमें भी रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली एनाफाइलैक्सिस से क्या हो रहा है, शॉक की कंडीशन कैसे अराइज हो रही है, सीवियर वेजोडाइलेशन के कारण जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो गया है, हार्ट में कम ब्लड जा रहा है। जब हार्ट में पंप करने को कुछ जा ही नहीं रहा तो हार्ट कैसे पंप करेगा आगे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। सीवियर कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो फ्लूइड कैपिलरीज में है जो कि टिश्यूज तक पहुंचना है वो लीक हो जाएगा, टिश्यूज तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि कैपिलरी में है ही नहीं, फ्लूइड कहाँ लीक हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, हमारे स्किन में एडीमा हो जाएगा, एंजियोएडीमा देखने को मिलेगा और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में फ्लूइड नहीं है टिश्यूज को देने के लिए, जिससे शॉक की कंडीशन अराइज होगी। तो यहाँ पर एनाफिलैक्टिक शॉक में यही सब लिखा है। एक्सपोजर टू एलर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम, आईजीई एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है उस एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे ही सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा एंटीजन में, एंटीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, सेंसिटाइज मास्ट सेल के साथ रिएक्ट करेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी आईजीई एंटीबॉडीज बाउंड हैं। अब एंटीजन आईजीई एंटीबॉडीज के साथ जब बाइंड होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एक्टिवेशन एंड डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, डीग्रेनुलेट हो जाएंगे, मींस उससे ग्रेन्यूल्स निकलेंगे और कौन से, इंफ्लामेटरी मार्कर्स जैसे कि हिस्टामिन। एलर्जिक रिएक्शन प्रोवोक होगी, इंफ्लामेटरी मार्कर्स कौन से निकलेंगे, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड इंक्रीज वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन इंक्रीज हो जाएगी जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हाइव्स पूरी बॉडी पर रैशेस देखने को मिलेंगे, इचिंग बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिससे क्या होगा, एंजियोएडीमा होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे जिससे क्या होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। तो ये सभी होता है एनाफिलैक्सिस शॉक में। अब एनाफिलैक्सिस शॉक में शॉक की कंडीशन कैसे अराइज होती है, देखो एक्सपोज हुआ एंटीजन से, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, वेजो एक्टिव मेडिएटर्स रिलीज हुए, मैसिव वेजोडाइलेशन हुई। मैसिव वेजोडाइलेशन से क्या होता है, वीनस और आर्टीरियल वेजोडाइलेशन भी होती है। अब वीनस डायलेशन, वीनस मींस जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गई हैं, तो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा वो भी तो डायलेट हो गई है, उसमें भी तो ब्लड नहीं जा रहा, जब उसमें भी ब्लड नहीं है तो हार्ट में तो ब्लड आएगा ही नहीं, तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, ठीक है। आर्टीरियल वेजोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, कैपिलरीज भी परमिएबल होगी हैं जिससे क्या होगा, इंटरस्टिशियल एडीमा देखने को मिलेगा। और एक तो पहले ही वेजोडाइलेशन हो रही थी और ऊपर से कैपिलरी परमिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो ऑलरेडी फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया, अब इंट्रावस्कुलर स्पेस में फ्लूइड है नहीं, तो रिलेटिव हाइपोवोलीमिया, ब्लड प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज वीनस रिटर्न एंड पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, अब क्या है, वीनस रिटर्न भी डिक्रीज हो गया, पेरिफेरल जो कि वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो गया क्योंकि फ्लूइड नहीं है, ब्लड नहीं है वेसल्स में। डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, अब हार्ट में कम ब्लड आया, हार्ट में कम वीनस रिटर्न आया, तो हार्ट से जो निकलना है कार्डियक आउटपुट, हार्ट कितना पंप करता है 1 मिनट में, दैट इज कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो पंप करना है हमारी पूरी बॉडी को देना है ईच हार्ट बीट में ब्लड, वो भी लो होगा। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, जब टिश्यूज को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी ना, धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, शॉक की कंडीशन हो जाएगी।
अब कोजेस क्या है, देखो कोजेस इसका सिंपल सा है, एलर्जिक रिएक्शन कोज होती है बॉडी में, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, और वो एलर्जिक रिएक्शन किससे होती है, कोई एलर्जन से। अब एलर्जन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक में मेनली जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से कॉमनली ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है। एनेस्थीसिया, पोस्ट एनेस्थीसिया भी ड्रग रिएक्शन हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट डाई, कोई ब्लड प्रोडक्ट, इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट अगर इंसेक्ट बाइट कर दे, कई पर्सन्स को इंसेक्ट की बाइट से भी एलर्जी होती है और एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन उनकी स्टार्ट हो जाती है। एनिमल वेनम, कोई ऐसा एनिमल जो कि पॉइजनस है उसके वेनम से भी हो सकता है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। लेटेक्स, किसी किसी पर्सन को लेटेक्स से एलर्जी होती है। एक्सरसाइज, कई पर्सन्स का जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है वो एक्सरसाइज से भी ट्रिगर हो जाता है। और इवन इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मीन्स जिसका कोई कोज नहीं है, पता नहीं लगता कि एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन क्यों स्टार्ट हुई है। और किससे हो सकता है, फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि सी फूड से बहुत देखने को मिलती है। नट से, काफी पर्सन को नट से एलर्जी होती है। पीनट से, पीनट बटर से, पीनट नट्स में भी बेसिकली पीनट से देखने को मिलती है, मूंगफली से एलर्जी। एंड एमएसजी, एमएसजी क्या है, एक फूड्स में ये एक एडिटिव्स है जो कि फ्लेवर को एनहांस करने के लिए डाला जाता है, इससे भी एनाफाइलैक्टिक शॉक कईयों को देखने को मिला है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, देखो सबसे पहले स्किन, वेजोडाइलेशन हो रही है, तो वेजोडाइलेशन से हाइव्स, रैशेस हो सकते हैं बॉडी पर, तो इस तरह के रैशेस देखने को मिलेंगे, हाइव्स। इचिंग, और ये इचिंग कॉज करते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है बॉडी में। फ्लश्ड और पेल स्किन, या तो पर्सन बहुत ज्यादा रेड दिखेगा आपको, पूरी बॉडी रेड होगी है, या फिर पेल स्किन भी देखने को मिल सकती है। साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है सीवियर केसेस में। लोकलाइज एडिमा स्पेशली अराउंड फेस, और जो एंजियोएडिमा है उसमें क्या देखने को मिलेगा, देखो फेशियल स्वेलिंग, जो फेस के अराउंड, आईज के अराउंड स्वेलिंग होगी, लिप्स के अराउंड स्वेलिंग होगी। एंड समटाइम्स क्या होता है, जो एयरवेज है उनमें भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आएंगे जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, देखो वीजिंग होती है। जैसे ही ब्रोंक्यूल्स नैरो होंगी तो नैरो एयरवेज में जब हम सांस लेंगे तो वीजिंग साउंड आएगी, ऐसे विस्लिंग साउंड आएगी जिसको बोलते हैं वीजिंग। डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, एक तो ब्रोंक्यूल्स क्या हो गए, स्वोलन हो गए, एयरवे स्वोलन हो गया और ऊपर से कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है। स्वोलन टंग, लिप्स, थ्रोट, लिप्स, थ्रोट और टंग स्वोलन होगी, उसमें स्वेलिंग आएगी। कफिंग हो सकती है पर्सन को। वाटरी आईज एंड स्टफी नोज, आईज कई पर्सन की आप देखोगे उसमें पानी आ रहा होगा, टीयर्स आ रहा होगा, तो वाटरी आईज होगी, नोज स्टफी होगी। तो जैसे आप कोल्ड होता है आपको तो क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से वाटरी आईज होती हैं, स्टफी नोज होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, वीजिंग होती है, तो कुछ कुछ साइंस इसके वैसे भी दिखेंगे। देन कार्डियक साइन क्या होंगे जिसकी वजह से शॉक अराइज होगा, हाइपोटेंशन, सीवियर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हार्ट कॉम्पनसेट करेगा तो टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कई पर्सन क्या हो सकते हैं, फेंट भी हो सकते हैं। देखो हाइपोटेंशन की वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इन सब के डिक्रीज होने के कारण हमारे जो टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगी। जब उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, टिश्यूज में हाइपोक्सी और धीरे धीरे डेथ और शॉक की कंडीशन अराइज होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में देखने को मिलता है वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया एंड स्टमक पेन, जो कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। देन आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो इसका एज सच कोई भी पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, इसमें साइंस, जो भी पर्सन साइन शो करता है एनाफाइलैक्सिस के ड्यूरिंग, वही इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन से और हिस्ट्री लेके पर्सन की इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पर्सन को एनाफाइलैक्टिक शॉक है। उसके अलावा अगर कोई टेस्ट करना है तो मेनली हम क्या करते हैं, टेस्टिंग फॉर फूड एलर्जी। जैसे कि कोई फूड एलर्जी है तो उसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम वो फूड का थोड़ा सा सब्सटेंस, थोड़ा सा अमाउंट देकर देखते हैं। कोई मेडिकेशन एलर्जी है तो थोड़ा सा अमाउंट उस मेडिकेशन का, जैसे कि पेनिसिलिन के केस में हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट हम स्किन के अंदर डालकर देखते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है। ऐसे ही इंसेक्ट बाइट में हम इंसेक्ट का वेनम या फिर एनिमल का वेनम डालकर हम एलर्जी को चेक कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट इसमें क्या है, फर्स्ट तो है अवॉइड एलर्जन। अगर आपको पता है इस चीज से एलर्जी है तो उस एलर्जन को अवॉइड करना है फॉर लाइफ टाइम। तो दोबारा अगर उस एलर्जन के एक्सपोजर में आते हैं तो दोबारा से एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मेन तो इसका क्या है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, क्योंकि अगर हमारे पास ड्रग नहीं है उस टाइम पर, जो कि इसका फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, एपिनेफ्रिन।
तो एपिनेफ्रिन तो अगर हॉस्पिटल सेटिंग है तो एपिनेफ्रिन देंगे सबसे पहले, और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद हमने पर्सन के एयरवे को मेंटेन करना है, ठीक है। सबसे पहले मेंटेन एयरवे, जब तक हमें एपिनेफ्रिन नहीं दिया जा रहा तब तक बाकी चीजें देखना है, ABC देखना है, एयरवे देखना है, ब्रीदिंग देखना है, सर्कुलेशन देखना है। आउटसाइड हॉस्पिटल सेटिंग भी हम ये कर सकते हैं। देखो एयरवे मेंटेन करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैन्योवर यूज करके एयरवे को मेंटेन किया जा सकता है, या फिर ओरल या फिर नेजल एयरवेज, नेजोफेरेंजियल एयरवेज जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं। इन सीवियर केसेस हमको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी करना पड़ता है पर्सन को। और अगर हॉस्पिटल सेटिंग है तो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर्सन को देंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन पर्सन को देंगे। नॉन रीब्रीदर मास्क यूज कर सकते हैं। नॉन रीब्रीदर मास्क में क्या होता है कि पर्सन को प्योर ऑक्सीजन जाती है, और क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एनाफिलैक्टिक शॉक में पर्सन के जो एयरवेज है वो नैरो हो गए हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। असेस ब्रीदिंग रेट, अब ब्रीदिंग असेस करेंगे, ब्रीदिंग रेट देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, सिमेट्री ऑफ चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट हम देखेंगे। पल्स सर्कुलेशन को कैसे चेक करेंगे, पल्स देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करेंगे अगर पॉसिबल है। देखो अगर इन सब में से हमें लगता है कि ABC कुछ भी नहीं है, कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है पर्सन में, तो हम इमीडिएटली CPR स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट देखो, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो दिया जाता है वो दिया जाता है एपिनेफ्रिन, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इसलिए है क्योंकि एपिनेफ्रिन से ही जो इसका इफेक्ट है एनाफिलैक्सिस रिएक्शन का वो रिवर्स होता है। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सीवियर वेजो डायलेशन हो रही है एनाफिलैक्सिस शॉक के कारण। तो सीवियर वेजोडाइलेशन को रिवर्स करता है एपिनेफ्रिन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और हार्ट में जो वीनस रिटर्न है वो भी इंक्रीज होगा और हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचेगी। नाउ क्रैश कार्ट जो ट्रॉलीज होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है एपिनेफ्रिन। ये एपीपेन की तरह अब आता है, तो ये एपीपेन है, ये एक पेन है जो कि एपिनेफ्रिन इसमें होता है। ये IM इंजेक्ट किया जाता है, तो प्रेफरेबल इसका डोज क्या है, IM रूट है इसका। IM से ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अगर IM नहीं दे सकते तो सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। हॉस्पिटल में कई बार ये IV भी दिया जाता है, बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, एकदम से ये देना है, IV रूट अभी नहीं है, तो ये IM जल्दी से एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो IM में भी ये एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, तो ये आप देख रहे हैं, ये थाई के साइड में एडमिनिस्टर किया जाता है। देन उसके बाद डाइफेनहाइड्रामिन। अब देखो ये जो एपिनेफ्रिन है ना, ये एक बार लगा दिया एंड उसके बाद अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो 5 मिनट्स बाद दोबारा लगाते हैं। और ये जो एपीपेन होता है, ये जिन पर्सन को पता है कि उनको एलर्जी है किसी चीज से, कोई नॉन एलर्जी है, तो वो जो डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ अपने साथ एपीपेन रखते हैं हमेशा, क्योंकि उनको एनाफिलैक्सिस रिएक्शन कभी भी कहीं भी हो सकती है, और क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है तो अगर उसी टाइम पर जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए वो अपने साथ एपीपेन रखते हैं, और एक बार अगर उनको रिएक्शन हो गई है, एनाफिलैक्सिस हुआ है, तो वो एपीपेन इंजेक्ट करते ही, ये नहीं कि वो इग्नोर कर दे, दोबारा से वो डॉक्टर के पास जाएंगे फर्दर ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि विद इन 12 आवर्स ये दोबारा से रिलैप्स हो सकता है एनाफिलैक्सिस, चाहे वो एक्सपोज हुआ है उस एलर्जन से पर्सन या फिर नहीं हुआ तो भी। उसके बाद आता है डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन क्या करेगा, इचिंग को रोकेगा, स्नीजिंग, जो कि रनी आइज है, स्टफी नोज है, उन सब चीजों को रिवर्स करेगा। तो बेसिकली हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करेगा। नेबुलाइज एल्ब्यूट्रोल। एल्ब्यूट्रोल क्या करेगा, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है हिस्टामिन के वजह से, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर ब्रोंकोस्पाज्म के इफेक्ट को ये रिवर्स करेगा, तो ये ब्रोंको डायलेशन करेगा जिससे ब्रीदिंग में हेल्प आएगी। IV फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि अगर शॉक की कंडीशन है, बॉडी में फ्लूइड नहीं है, टिश्यूज को ब्लड या फिर फ्लूइड नहीं पहुंच पा रहा, तो इस केसेस में IV फ्लूइड्स देंगे। IV फ्लूइड्स ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा। स्टेरॉइड्स, समटाइम्स इंफ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉइड्स भी यूज किए जाते हैं। सो आई होप आपको एनाफिलैक्टिक शॉक क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।